So I'll ask Seusi to start this presentation from return point of view. अच्छा, तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि म्यूचुअल फंड फर्स्टली तो सिलेक्ट करना मेरे लिए कौन सा सिंपल है या मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, वो सिलेक्ट करना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक एक साइट में आपको टॉप परफॉर्मिंग स्कीम अलग अलग दिखेगा। इसका जो मेजर रीजन है, जो बोले कि चार चीज आप लोगों को देखना चाहिए। एक तो आप देखते ही हो जो है पास्ट परफॉर्मेंस या रिटर्न, लेकिन कभी कभी ये पास्ट परफॉर्मेंस आपको मिसलीड कर सकता है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज देखना है, उसके साथ रिस्क कितना इन्वॉल्व है, वो कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है या नहीं, एंड प्रॉपर डाइवर्सिफाइड स्कीम है, एंड लास्टली एएमसी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो क्वालिटी है या नहीं। जो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग बता रहे थे कि पास्ट परफॉर्मेंस कैन बी मिसलीडिंग, तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पास्ट परफॉर्मेंस बहुत सारा फंड का लिया गया है 2020 टू 2024 कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे जो 2020 में आप 1 2 3 4 5 टॉप 5 स्कीम्स देखेंगे, कंसेक्यूटिव ईयर्स में 2021 22 में शायद से एक या दो बार ही देखेंगे कि वो टॉप 4 या 5 में आए हैं, एक या दो स्कीम, बाकी सारा बॉटम में गए हैं। एंड आपका फर्स्ट ईयर में जो बॉटम में था 21 से लेके 25 तक स्कीम था, कंसिस्टेंट ईयर में वो बहुत सारे टाइम 1 या 2 रैंकिंग में भी आए हैं। तो ये जो हम लोग देखते हैं ना कि 1 ईयर का जो रिटर्न, लास्ट ईयर का एक रिटर्न देख लेते हैं कि मान लीजिए 2023 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और 2024 में मैंने इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर लिया, तो एक साल का रिटर्न ही मैक्सिमम साइट में हम लोग दिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है कभी भी सही से नहीं दिखता है, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का सिस्टम में हम लोग जब रिटर्न को फिल्टर आउट करते हैं तो वहां पे कंसिस्टेंसी एक मेन फैक्टर होता है। तो वहां पे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न हम लोग नहीं देखते कि एक डेट से लेके आप दूसरा डेट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम में ऐसा भी आएगा, एक दिन में मार्केट बहुत ऊपर भी चला जाएगा और एक दिन मार्केट बहुत नीचे भी चला जाएगा। तो वहां पे एक्चुअल क्या रिटर्न हुआ वो आप लोग सही से समझ नहीं पाएंगे। हम लोग जो देखते हैं उसका नाम है रोलिंग रिटर्न। तो कंसिस्टेंसी ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम देखने के लिए हम लोग जो चीज देखते हैं वो बोलते, उसको हम बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। ये बहुत सारा रोलिंग रिटर्न हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, या आपका ईयरली भी हो सकता है। तो रोलिंग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखेंगे। और रिटर्न के साथ साथ और एक चीज देखना बहुत जरूरी है, वो है कि फंड के साथ या स्कीम के साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि रिटर्न तो मुझे ये स्कीम इतना दे जाएगा, लेकिन अगर वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा रहे तो चांसेस ऑफ मेकिंग लॉस इज ऑल्सो वेरी हाई। सो सिलेक्टिंग स्कीम या फिल्ट्रेशन के पार्ट पे हम लोग रिस्क पार्ट भी कंसिडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग चीज देखेंगे कि रोलिंग रिटर्न कैसे काउंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 साल का डेटा लिया हुआ है 2015 टू 2024 में। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो दिखाए हैं ऑब्जर्वेशन वो ईयरली रोलिंग रिटर्न का है। 2 इयर्स रोलिंग रिटर्न लिए हैं। मान लीजिए कोई 2015 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 2017 में विथड्रॉ कर लिया, फिर 2016 में कोई आया एंड उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 2018 में विथड्रॉ कर लिया। ऐसा करते हर एक साल में कोई इन्वेस्टमेंट करता गया एंड हर 2 साल में वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके विथड्रॉ करते गया। तो आपका टोटल ये 9 साल में मोटा मोटी 8 ऑब्जर्वेशन दिखेगा। तो यहाँ पे खराब टाइम में भी इन्वेस्टमेंट कभी कोई किए होंगे, अच्छा टाइम में भी इन्वेस्टमेंट कोई किए होंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने ईयरली रोलिंग रिटर्न लिए हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग जो इंडिया का सिस्टम में रोलिंग रिटर्न काउंट करते हैं ना, वो डेली बेसिस काउंट करते हैं। कैसा होता है, एग्जाम्पल के तौर में मैं अगर बताऊं कि 2015 का अगर 1 जनवरी 2015 किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और आपका 2017 31 दिसंबर को उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, एंड 2 जनवरी और एक निवेशक आया, उन्होंने 2 जनवरी 2015 को इन्वेस्टमेंट किया और यही आपका 2 साल बाद विथड्रॉ कर लिया। तो हर 365 इंटू 2 इयर्स में जो रोलिंग रिटर्न आएगा उसका हर एक दिन का डेटा हम लोग ऑब्जर्वेशन के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पे मोर देन थाउजेंड्स ऑब्जर्वेशन वुड हैव कम। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 8 ऑब्जर्वेशन दिखाए हैं, लेकिन हम लोग जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम डेली बेसिस रोलिंग रिटर्न उसमें ले लेते हैं। तो टाइमिंग का कोई बायसनेस नहीं आता है, एंड यहाँ पे शॉर्ट टाइम का कोई जो
मिसलीडिंग रिटर्न देख चुके हैं हम लोग, वो भी हम लोग काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे फिल्टर आउट होके जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग स्कीम होता है उसको ही अच्छा स्कोर मिलता है, वो हम लोगों का स्कीम सिलेक्शन क्राइटेरिया में सही से फिट हो जाता है। तो ये हम लोग देख लिए, फर्स्ट जो क्राइटेरिया था कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए वो है रोलिंग रिटर्न। एंड नाउ वी विल सी रिस्क इन्वॉल्व देखने के लिए हम लोग दो चीज देखते हैं, एक है नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, एक है ड्रॉ डाउन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेगेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होने के लिए क्या होता है कि एक स्कीम कितना बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हम लोग एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं 5, 10, 15 साल का। यहाँ पे 10 साल का एक टाइम फ्रेम हम लोग लिए हैं, जहां पे हम 3 स्कीम का नेगेटिव ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। ईयर 1 में सारा स्कीम का आपका पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा, ईयर 2 में तीनों स्कीम हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न, ईयर 3 में आपका सारा स्कीम का पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा, ईयर 4 में फिर से एक स्कीम का नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, ईयर 5 में 2 स्कीम ऐसा गया है जहां पे नेगेटिव रिटर्न आपको दिखेगा, ईयर 6 एंड 7 में किसी का नेगेटिव नहीं है, 8 ईयर में आपका सारा तीनों स्कीम का ही नेगेटिव रिटर्न दिए है, 9th ईयर में भी एक स्कीम का नेगेटिव रिटर्न है, एंड 10th ईयर में भी 1 स्कीम ऐसा दिखेगा जहां पे नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आपको दिख जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं 10 साल का ऑब्जर्वेशन काउंट कर लूं तो स्कीम 1 ने टोटल 10 में से 4 बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन दिए है, नेगेटिव रिटर्न देने का चांस उसका है। स्कीम 2 का सिर्फ 2 बार का नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है, एंड स्कीम 3 का 5 टाइम्स का नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो स्कीम 3 का रैंकिंग एकदम लास्ट में जाएगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव देखने का चांसेस भी आपको ज्यादा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग सॉर्ट करें तो स्कीम 2 वुड बी प्रेफरेबली सिलेक्टेड बाय आवर टीम, क्योंकि वहां पे नेगेटिव रिटर्न का चांसेस भी आपको मिनिमल है। तो ये है सेकेंड क्राइटेरिया जहां पे आपको रिस्क मिटिगेशन का एक स्कोप मिल जाएगा। एंड लास्टली जो हम लोग देखते हैं कि ड्रॉ डाउन, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 5, 10, 15 साल के अंदर एक स्कीम कितना मैक्सिमम फॉल हुआ है अपना हाईएस्ट पॉइंट से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक एबीसी स्कीम का एग्जांपल लिए हैं, जहां पे आपका उसका जो मेन एनएवी था 20, उससे गिर के हो गया फर्स्टली 15 में। तो यहाँ पे अगर एनएवी का गैप देखेंगे तो 5 का एनएवी का गैप है, एंड ड्रॉ डाउन है उसका 25% का। एंड सेकेंडली वो फिर से जो ड्रॉ डाउन 20 में फिर से उसका एनएवी बैक हुआ, एंड वो फिर से गिर के हो गया 16। तो यहाँ पे परसेंटेज फॉल जो है वो 20% का है। तो यहाँ पे हम लोग जब मल्टीपल स्कीम्स देखेंगे तो ड्रॉ डाउन में जिसका जितना कम होगा वो हम लोगों का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में उतना ज्यादा स्कोर मिलेगा। मान लीजिए किसी का ड्रॉ डाउन है 40% एंड किसी का ड्रॉ डाउन है 25%, तो 25% ड्रॉ डाउन वाला स्कीम हम लोगों का फिल्ट्रेशन में चला आएगा, एंड बाकी हम लोग जो ज्यादा ड्रॉ डाउन वाला स्कीम है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वहां पे क्या क्या चला है मैं अगर समराइज कर दूं तो रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हम लोगों का कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग रिटर्न वाला स्कीम चला आया। फिर रिस्क मिटिगेट करने के लिए जो नेगेटिव ऑब्जर्वेशन सबसे कम दे रहा है वो वाला स्कीम, एंड ड्रॉ डाउन भी जिसका एंड वोलेटिलिटी जिसका कम है वो वाला स्कीम फिल्टर आउट होके हम लोगों का सिलेक्शन पैरामीटर में फिट हो जाएगा। ये हो गया टोटली मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू सिलेक्ट द स्कीम। इसके साथ साथ और एक चीज हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वो है क्वालिटी फैक्टर। हम लोग जो बोल रहे थे कि 44 एएमसी तो है, लेकिन उसमें से क्वालिटी एएमसी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। क्वालिटी एएमसी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है हम लोगों का जो मैनेजमेंट टीम है एनजे का, वो हर एएमसी का फंड मैनेजमेंट टीम के साथ एक प्रॉपर डिटेल डिस्कशन में बैठते हैं। तो उनमें जो एएमसी का फंड मैनेजमेंट टीम का मैनेजिंग का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली एडहेयर हो रहा है या नहीं, वो लोग जो भी स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल या जैसे वो स्कीम को बनाए थे वो प्रॉपरली, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एंड उसका कंसिस्टेंसी है या नहीं। जो प्रोसेस तो मान लिए, लेकिन वही मार्केट के हिसाब से बार बार चेंज तो नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंटली वही चीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो भी हम लोग देखते हैं। साइजेबल रिसर्च एनालिस्ट टीम उन लोगों के पास है या नहीं, या सेबी के गाइडलाइन के अनुसार जो डूज एंड डोंट्स है एमसी के लिए वो भी एक बार हम लोग देखते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग
रिस्क मैकेनिज्म सही है या नहीं, वो लोग रिस्क, हम लोग जो ड्रॉ डाउन एंड आपका बोल रहे थे कि नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, वो क्राइटेरिया में भी वो एएमसी फिट हो पा रहा है या नहीं। एंड लास्टली फंड मैनेजर का कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेके बायस्ड है या नहीं, ये सारा चीज हम लोग क्वालिटी एएमसी देखने के लिए देखते हैं। फिर तो क्या क्या देखे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो लोग रोलिंग रिटर्न के लिए बोल रहे थे कि कंसिस्टेंटली एक स्कीम पर डे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे या विथड्रॉ कर ले तो कंसिस्टेंटली वो स्कीम परफॉर्म कर रहा है या नहीं, वो हम लोग देखते हैं रोलिंग रिटर्न के क्राइटेरिया में। वो स्कीम का रिस्क कितना है या नहीं, वो हम लोग देखते हैं ड्रॉ डाउन के हिसाब से कि कितना नेगेटिव, कितना बार नेगेटिव रिटर्न वो स्कीम दिए है। एंड लास्टली एक स्कीम का मैक्सिमम फॉल कितना हुआ है, तो वोलेटिलिटी चेक करने के लिए ड्रॉ डाउन भी हम लोग देख लेते हैं। एंड उसके साथ साथ एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम लोग करते हैं, जहां पे एएमसी जो स्ट्रेटेजी लेके अपना फंड लॉन्च किए थे या स्कीम लॉन्च किए थे, वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, उसके तौर में भी हम लोग स्कीम को एक स्कोरिंग देते हैं। तो ये फिल्टर लगा के क्वालिटी एएमसी जो है वो हम लोगों का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में चला आता है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन का फिल्टर हम लोग लगाते हैं, जहां पे एक ही कैटेगरी या एक ही कैप एग्नोस्टिक आपका इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। इसीलिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी की देखने के बाद लास्ट एक डाइवर्सिफिकेशन का फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा 2009 टू 2024 कोई भी ऐसा साल नहीं गया कि एक ही कैप आपका आउट परफॉर्म करते गया। कोई साल आपको दिखेगा लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म किया, कोई साल दिखेगा मिड कैप अच्छा परफॉर्म किया, तो कोई साल दिखेगा कि स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे आपका कोई कैप बायसनेस भी ना आ जाए, वो भी प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड हो, तो लास्टली वो डाइवर्सिफिकेशन का फिल्टर हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे एनजे का जो सिस्टम है, मैं पहले बोल दूं, जो एनजे फाइनेंशियल Before डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। before I go there, I just wanted to show you something called advisor course. How you can take proper diversify हो रहा है कि नहीं, क्योंकि lot of people will ये बहुत जगह से आप देख सकते हो। नाउ अगर मेरे को मैं से लेट्स से फ्लेक्सी कैप फंड में, अगर मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दो फंड मेरा इन्वेस्टेड है, सो लेट्स सी, यहाँ पर जाके मैं एक फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट यहाँ से देख लेता हूँ। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। let's see, I have invested, say, let's say, Parak Parekh. You know, lot of, it's a good fund, and I have invested in HDFC Flexi Cap. अगर मैंने दो फ्लेक्सी कैप में मैंने सब मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया है, एंड इफ आई सबमिट ओवर हियर, यू कैन सी the not common, you can see over here is like 20%, and then 46% इसमें कॉमन है। सो यू कैन सी 56% इसमें कॉमन है। तो आपका ऑलरेडी एक फंड में जो इन्वेस्ट कर रहा हो, दूसरे फंड में इन्वेस्ट हो, तो उसमें से 40% फंड सेम एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों फंड में। अगर आपने ऐसे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका डाइवर्सिफिकेशन 40% तो हुआ ही नहीं है। लेट्स सी इफ आई चेंज सम अनदर फंड, यहाँ पर एक एनजे का भी कुछ एक फंड है, लेट मी पुट इट ओवर हियर। नाउ यू कैन सी देयर इज ओनली 16% कॉमन है, मतलब आपका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। आप ये कभी देखते हो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप दो फंड ले रहे हो, वो दो फंड का जो कंपोजिशन है तो वो सेम है कि नहीं, कभी देखते हो? यस नो इन द चैट बॉक्स। नहीं तो अब सिर्फ इस नाम से एक ले लिया, उस एएमसी से एक ले लिया, बट इट्स लाइक समथिंग व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, यू आर बाइंग ए प्लेन वेनिला आइसक्रीम फ्रॉम टू डिफरेंट शॉप। आपको लग रहा है आइसक्रीम शायद डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि मैं दो डिफरेंट शॉप से ले रहा हूँ, बट टेस्ट एंड प्रेफरेंस सब सेम है, आपका टेस्ट सेम है। यू आर बाइंग प्लेन वेनिला आइसक्रीम। हाउ मेनी ऑफ यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स, क्योंकि आपका आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। व्हेन पोर्टफोलियो गोज डाउन, एक एक फंड आपका नीचे जाएगा और दूसरा फंड आपका ऊपर जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा रिटर्न आएगा अगर पोर्टफोलियो स्टेबल है। अगर दोनों ही एक साथ ऊपर नीचे हो रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ नहीं है। आप 10 फंड ले लो, 25 फंड ले लो, आप सब एक ही टाइप में जगह पे इन्वेस्ट कर लो। हाउ मेनी ऑफ यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट? आई विल गिव यू द लिंक एज वेल if you wanted to see. I will give you the link. How many of you see this is very important? Please tell me in the chat box. Yes, great. Thank you. Now let me go and oh, save. Yes, you can continue. तो आप देख ही चुके हो कि अलग अलग आप
मान रहे हो कि अलग लार्ज कैप में तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो एकदम मिनिमल है। शायद से एक ही चीज का मोटा मोटी ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का सिस्टम में वो 4 फिल्टर हम लोग लगा देते हैं, जहाँ पे कंसिस्टेंसी, रिस्क, आपका क्वालिटी एएमसी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये चारों चीज का फैक्टर देख के फिल्टर आउट होके स्कीम का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों का जो ये सिस्टम जो हम लोग रन करते हैं ना, ये 2013 से हम लोग के यहाँ से पॉपुलर था। वो हम लोग तब बोलते थे म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रिबैलेंसिंग सिस्टम, जहाँ पे कैसे क्या आपका मार्केट सिनेरियो होगा, उसी हिसाब से कितना इक्विटी होना है, कितना डेट होना है, उसका एक डायनामिक एसेट एलोकेशन हम लोग ऑटोमेटिकली रिबैलेंस कर देते थे। अभी 2023 तक हम लोग देखें तो बहुत सारा ऑलरेडी बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड कैटेगरी का पोर्टफोलियो आ गया है, जहां पे इक्विटी एंड डेट का एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी होता है। तो हम लोग ये मार्स का रीलॉन्च जो किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनजे रिकमेंडेड पोर्टफोलियो। यहाँ पे ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये आपका रिस्क, क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ये तीनों फिल्टर लगा के ही आपका 18 कैटेगरी का, 18 टाइप्स का क्यूरेटेड पोर्टफोलियो आपके पास अवेलेबल होगा, जहां पे आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अगर हाइब्रिड भी चाहिए तो उसमें भी बैलेंस एडवांटेज का अलग एक पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव हाइब्रिड का अलग एक पोर्टफोलियो है, मल्टी एसेट एलोकेशन का एक अलग पोर्टफोलियो है। आपको अगर इक्विटी ही चाहिए तो प्रॉपर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो उसमें लार्ज एंड मिड फ्लेक्सी सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अगर थोड़ा एग्रेसिव कैटेगरी का आप इन्वेस्टर है तो वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का अलग अलग पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है वो आपका एडवाइजर के साथ बैठ के आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में आपको स्कीम सिलेक्शन एंड रिसर्च वर्क का कोई झमेला ही नहीं होगा, क्योंकि इतना साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉलो करके वो स्कीम सिलेक्ट होके आ रहा है। नेक्स्ट है कि बहुत सारा लोगों का ऐसा तो मानना है कि ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में तो मेरा कन्विक्शन है, म्यूचुअल फंड सही है ये भी पता है, एसआईपी करना सही है, लमसम करना सही है ये तो पता है, लेकिन मैम करे तो कहाँ से करे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे या रेगुलर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे, विच इज बेटर? तो ये बहुत सारा लोगों का सवाल होता है। तो इसका मैं एक सिंपल सा आंसर देती हूँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सही नहीं है या गलत है ये मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, अगर किसी को एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है तो कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के बिना वो अपने आप से कोई एक स्कीम सिलेक्ट करके डाल देते हैं। अभी शेख अद्दा ने बहुत अच्छे से दिखाया कि 3,500 स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में। तो मेरे लिए कौन सा सही है, अगर मुझे पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं गलत स्कीम चूज कर दूंगी, ये तो डेफिनेट है। नेक्स्ट है कि हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो तो बहुत कम है तो रिटर्न तो मैं एटलीस्ट डबल कमा ही लूंगी। और बहुत सारा लोगों को लगता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मुझे उतना नहीं चाहिए, मुझे उतना गाइडेंस का जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही कर सकती हूँ मेरा म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन। तो अगर आपको इतना नॉलेज है, टाइम है एंड इतना लार्ज वॉल्यूम लेके एंड प्रॉपर टूल्स है ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर जो रिजल्ट है मैं बता दूं डायरेक्ट एंड रेगुलर का, तो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली 5 टॉप स्कीम्स लिए थे जिसका एवरेज आउट रोलिंग रिटर्न हम लोग ले चुके हैं। तो 5 साल का अगर परफॉर्मेंस देख लूं तो डायरेक्ट प्लान में आपको मोटा मोटी जो रिटर्न मिला है वो लगभग है आपका 22.5% का, एंड उसी हिसाब से 5 साल का जो रेगुलर प्लान का रिटर्न है वो है 21.22% का। 10 साल का भी अगर मैं देख लूं तो डायरेक्ट प्लान ने मोटा मोटी रिटर्न दिया है 17.42% का, और रेगुलर प्लान का आपको दिखेगा 16.31% का। तो यहाँ पे रिटर्न का 1% से ज्यादा आपको गैप नहीं दिखेगा। आपको जो लग रहा था कि कॉस्ट बचा के तो डबल रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन 5-10 साल में आपका 1% का गैप भी नहीं दिखेगा। लेकिन इसके लिए आप जो मिस कर जा रहे हो, इसके लिए आपको जो कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है ना, वो है कि आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत अच्छा चीज, आप लोगों को शायद से पता होगा, ये महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जहां पे अर्जुन, जिसको माना जाता है वर्ल्ड का बेस्ट वॉरियर, वो भी जब कुरुक्षेत्र युद्ध करने गया था तो पहले ही कंफ्यूज था कि मेरा अपनों के अगेंस्ट तो मुझे लड़ना है तो मैं कैसे लड़ूं।
तो उसके लिए भी उनके साथ जो गाइड था वो था कृष्ण, जो हर टाइम उसका सारथी बन के खड़ा था कि कैसे क्या डायरेक्शन उनको देना चाहिए, वो डायरेक्शन ये दे रहा था, जो ये युद्ध जीतने में उनको मदद किए। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए ही नहीं, ये नॉर्मल रेगुलर लाइफ के लिए भी अप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए कि विराट कोहली के जैसा जो बेस्ट बैट्समैन है, उसको भी बेस्ट कोच का जरूरत है। तो आप और हम तो लेमैन हैं, और फाइनेंस के साथ जो बहुत एक चीज जुड़ा होता है वो है ईक्यू या इमोशनल क्वेश्चन। तो हम लोग अपना पैसे के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो वो इमोशन को ओवरकम करके प्रॉपर डिसीजन लेना ना हम लोगों के बस में नहीं होता है। तो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल डॉक्टर या एडवाइजर बहुत जरूरी है। ये एडवाइजर का काम क्या है? आपको राइट एसेट एलोकेशन कर देगा, आपके लिए कितना परसेंट इक्विटी चाहिए, कितना परसेंट डेट या कितना परसेंट गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना है, आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार वो आपको एसेट एलोकेट करके देगा। नेक्स्टली आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगा मार्केट वोलाटिलिटी के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा होंगे कि आपका चार कलीग बोल दिए कि वार होगा अभी तो मार्केट और गिरेगा तो यहाँ से निकल जाओ। तो वो जो इमोशनल फियर एंड ग्रीड, ये दो कंट्रोल करना, वो प्रॉपर एडवाइजर के साथ आप जुड़े हो तो ही लॉन्ग टर्म में आप ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टिक पाएंगे एंड वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपका जो प्रॉपर रिसर्च का सपोर्ट है, रिसर्च का कैसे क्या सपोर्ट मिलेगा मैंने तो दिखाई दिया। उसके साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके साथ ऑनलाइन आपका जो जो पोर्टफोलियो का रिपोर्ट देना टाइम टू टाइम, ये आपका एडवाइजर का काम रहेगा। परफॉर्मेंस क्या है उसको आपको समझाना ईयर ऑन ईयर, वो आपके लिए करेगा। एंड आपके लिए प्रॉपर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के देंगे। एंड टाइम टू टाइम आपका पोर्टफोलियो को जो रिव्यू है एंड रिबैलेंसिंग कितना जरूरी है वो भी कर देंगे। एंड आपका अगर बाहर में भी कोई इन्वेस्टमेंट है, उसका भी आज का डेट में क्या रिव्यू रिपोर्ट है, उसका रिटर्न कैसे है। जैसे हम लोग हेल्थ का चेकअप करते हैं तो फाइनेंस का भी हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी एक चेकअप जरूरी है। तो वो लेके भी लास्टली चेकअप दा एक बार बोल देंगे आपको, वो अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। एंड हम लोगों के साथ भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हर 2-1 साल में उसका वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। एंड ये है एक एक्चुअल डेटा जहां पे डायरेक्ट एंड रेगुलर वर्सेज जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका रिटेंशन रेशियो है यहाँ। क्योंकि आपको 1 साल के अंदर दिखेगा कि डायरेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रेशियो है 42% का, वेर एज रेगुलर या एडवाइजर के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका रेशियो है 36%। 1 से लेके 2 साल तक भी डायरेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो आपको दिखेगा 29%। एंड वेयर एज आपका रेगुलर प्लान या एडवाइजर के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसका परसेंटेज दिखेगा 22%। 2 से लेके 3 साल तक जो इन्वेस्टमेंट में टिके हैं, देखिए धीरे धीरे करके आपका डायरेक्ट का जो रिटेंशन है वो घटते जा रहा है जितना लॉन्ग टर्म है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म एज इट एटलीस्ट मोर देन 3 years, एटलीस्ट 3 to 5 years एंड मोर देन दैट। आपका 3 साल से ज्यादा आप जब देखेंगे तो डायरेक्ट में इन्वेस्टर का रेशियो घट के हो जाएगा 7%। एंड यहाँ पे रोल आता है एडवाइजर का, एडवाइजर के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका रेशियो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। एंड मोर देन 5 years आपको दिखेगा कि एडवाइस केयर के साथ जो जुड़े हुए हैं उसका एटलीस्ट 15% रिटर्न कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। एंड डायरेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसका ज्यादा से ज्यादा 42% से वो घट के हो गया सीधा 4%। तो जितना टाइम जाएगा जो खुद का पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर रहे थे वो इमोशनली बायस्ड होके धीरे धीरे मार्केट से निकलते जाएंगे। तो इसी के लिए एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट या एडवाइजर का बहुत जरूरत है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों का जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है 1-to-1 एक बार डिस्कस कर लीजिएगा आफ्टर द सेशन। तो जनरली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, जो मार्केट गिर रहा था, लॉट ऑफ पीपल का अभी एसआईपी बंद कर दूं। बहुत बार मैंने टोल्ड हिम दिस इज द टाइम यू मेक मनी। एक्चुअली आप पैसा बना रहे हो, क्योंकि मार्केट एक ही टाइम में दो चीज देता है, आइदर इट विल गिव यू प्रॉफिट और गिव यू लॉट ऑफ क्वांटिटी। यानी बाय लॉट ऑफ क्वांटिटी, इट विल एक्चुअली आप पैसा बना रहे हो। तो ये होता है एडवाइजर। अब लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू, अगर डायरेक्ट इफ यू हैव नो डायरेक्शन तो डायरेक्ट में क्लोज कर देते। सो नाउ लॉट ऑफ पीपल सेड म्यूचुअल फंड। अभी तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में आता है, मैं आई वॉज रियली रियली शॉकिंग, ये कैसे ये लोग आ जाता है विदाउट एनी नॉलेज।
म्यूचुअल फंड रिटर्न आर स्कैम और म्यूचुअल फंड स्कैम हो रहा है। आई हैव नो आइडिया कि कैसे ये न्यूज आ रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट द मार्केट। म्यूचुअल में कभी स्कैम हो ही नहीं सकता। द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन सच ए वे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर has no direct control on it's direct control on investment is and but direct control वहां से पैसा उसके पॉकेट में नहीं आ सकता, क्योंकि it is managed by, can anybody tell me who manage the mutual fund, who has the authority to control the fund? Can anybody type it? It's a trustee appointed by SEBI, and this is trustee बड़ी बड़ी कंपनी होता है, like SBI Bank, HDFC Bank, and then mutual scheme होता है. Fund manager is a duty to manage the fund. He will tell you when to buy, when to sell. तो ये जो फॉर्मेट है इसमें आपका बैंक सिक्योर नहीं है, बट म्यूचुअल फंड इज मोर सिक्योर. इट हैज अ मार्केट रिस्क, ऑफ कोर्स इट हैज अ मार्केट रिस्क. मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तब होगा, बट बैंक में आपका क्रेडिट रिस्क है. क्रेडिट मीन्स में डिफॉल्ट रिस्क. अगर बैंक डिफॉल्ट होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा. म्यूचुअल फंड डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता. अगर डिफॉल्ट हो गया तो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपका फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अनदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल टेक इट ओवर. अभी बहुत दिन पहले एल फंड फंड था, एल एन टी डिफॉल्ट हो गया और वो फंड हाउस चला गया. अभी इट हैज टेकन ओवर बाय एचएसबीसी एंड दिस फंड इज डूइंग वेल. दोज हु हैव इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन दैट फंड. So this is the point. It's a pure safe. How people are telling mutual fund, or lot of people say that mutual fund में तो रिटर्न ही नहीं होता है. रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड में, आप फंड से ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज इसका रिटर्न अगर आपका खुद पोर्टफोलियो बना रहे हो और म्यूचुअल फंड में करोगे तो आपका रिटर्न कम होगा, क्योंकि इट्स ए लो रिस्क पोर्टफोलियो, इट्स ए प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड. जो चीज आप 30-35 स्टॉक्स के बाद यू कैन नॉट हैंडल, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट अराउंड 60 to 70 stocks, so well diversified portfolio as per the rules. So mutual fund industry में without diversification it cannot be possible. It's a rule, SEBI rule. Now these are the misbelief. I will give you the screenshot. So mutual fund return are manipulated, past record are promised or never promised. So I got low and negative return. And these are the thing you can go through this one. You can take a screenshot over here. Let me show you some of the fund which has given even multiple return in mutual fund if you have invested in this fund. So let's say first one is Nippon India Growth. How many of you invested? But mutual fund में आपको पैसा long term में होगा. Now it has given it in 15 years span, it has given around 36x return of your invested capital. अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 15 साल में 36 लाख, and without taking stress, आपका monthly this is done by management. So Parag Parag is also another fund. It has, you can see this is the benchmark return. It has completely 20x return in 10 years span of time. This is Franklin India Technology Fund. So even if there are many stories like this, so these are all the funds are only thing is that you have to identify good quality mutual fund. So I have a strategy. Let me talk about this when we so mutual fund strategy. Not only I will identify the good quality mutual fund through the NJ research team. They have a huge research team. They also support us for my community as well. So we get research from them. In addition to that, I have a strategy. This is known as core versus satellite. Let me give you quickly what is the glimpse of what we do actually. So what we use core is the iTech NJ advice portfolio that they have selected out of 3,500 mutual fund, and tell me which are the best top 5 fund. And this will be a broad market fund. In addition to that, there are some fund कुछ बहुत जल्दी होता है, कुछ sectorial. जैसे मैंने अगर आप lot of people would know those who are already here, मैं February onwards से मैं banking stocks में invest करने के लिए बोल रहा था, and I have there are a lot of people industry expert come in their research team. We got invited, we are connected with them. So I got a lot of information that banking and financial sector will going to boom very soon. So what we are going to do along with your core satellite core fund, जो आप निफ्टी इंडेक्स मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, 40% आई विल सजेस्ट यू इन्वेस्ट इन द सैटेलाइट फंड. सैटेलाइट क्या क्या होता है, कुछ कुछ सेक्टर होता है जो फास्ट ग्रोइंग होता है. जैसे डिफेंस सेक्टर, अगर आपने 2002
वन में इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन डिफेंस फंड, सो डिफेंस आपका साल में अगर उसका 100%, 140% रिटर्न हो जाता है, 1 ईयर, 1.5 ईयर। इन पब्लिक सेक्टर इज मूविंग फास्ट। तो कुछ कुछ सेक्टर बहुत फास्ट होता है, बट उसका टेन्योर रहता है 1 और 2 ईयर, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो आपको उसमें 40% आपको सैटेलाइट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आई विल टेल यू 4 to 5 सैटेलाइट। उससे क्या होगा, आपका एडिशनल बूस्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। मैं 40% बोल रहा हूँ, जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, जिसका रिस्क एपेटाइट नहीं है उसके लिए शायद 20% होगा। तो इससे क्या होता है, आपका एडिशनल बूस्ट हो जाता है। That is what you need to rotate as a satellite, and if you do that, your growth will be much much faster, but you need to do it, take an advice कौन सा फंड आगे जाना है, कौन सा ग्रोथ होना है, कौन सा सेक्टर, क्योंकि हर 2 साल में सेक्टर रोटेशन होता है। इसको पिक करना बहुत जरूरी है। इवन दोज हु आर currently associated with me, we are doing this as well. So we have advised some of the fund in the banking sector in the February month, individually मैंने मिल किया था, those who are with the taking the research of NJ support. Okay, so how many of you over here wanted to take go on your own, and how many of you over here wanted to take the advice of India research team portfolio? Please type me in the chat box. How many of you wanted to take the research of India support, and please type me in the chat box. Okay, many people are there. Thank you, thank you. So let me talk about this. So I will just wanted to. This is, by the way, this amount is refundable. It's not something that I will going to take you a 99 rupees. इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि lot of people are you appoint, give you the appointment ये दे देता हूँ। तो lot of people take the appointment क्योंकि free है, इसलिए appointment ले लेता है। But our team will sit for discussion. But आप आते नहीं हो तो it's a time waste. So I will set just 99 rupees a ticket में रख रहा हूँ to take an appointment. And in this appointment, what we're going to do, we're going to look at your mutual fund portfolio. We're going to create a mutual fund report. We're going to have a one-on expert. Then we're going to get lot of investment advice, कौन सा चीज क्या करना है, and it is also refundable. If you show up in your meeting, अगर आपने मीटिंग में नहीं आ रहे हो, आप यूपीआई दे दोगे तो वो रिफंडेबल हो जाएगा। बट दैट्स व्हाट आई वांट यू टू सीरियस कमिटमेंट। आई गिवन यू द लिंक। अब अगर आप उसमें 99 रुपीज इफ यू आर पेड, उसके बाद एक फॉर्म आएगा, तो फॉर्म क्लियर कर लीजिए। दोज वर डायमंड मेंबर, प्लीज डू नॉट हैव टू पे, यू आर ऑटोमेटिकली, आई नो यू आर कमिटेड, नो प्रॉब्लम। बट अदर देन दैट, please take a 99 rupees ticket and take an appointment, so that our team will going to, after that you will going to go to a Google form, complete the form, put your timing when you have to meet. Our team will going to meet and discuss about your portfolio. हम लोग क्या चाहिए, आपको पैन नंबर चाहिए। We have a system where we can track all your investment. We'll see your investment is matching to your financial goal. अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका मैच हो रहा है कि नहीं आपके गोल के साथ। We're going to give you a formal report. We're going to give it to you and we'll advise you, and we'll also support you with a NGS support research team. So why I have given simple not form, क्योंकि lot of people form fill up कर लेते हो and time में आते नहीं हो। So I don't want, our team of research team is really occupied, busy. So I want a minimum of commitment, so that if you made 99, at least आपका भी time याद रहेगा। Anyhow, which is refundable, no problem. मैंने सिर्फ 99 रुपीज रखा है, जस्ट आप टाइम में डिस्कस करने आओ, मतलब जस्ट एज ए टोकन नंबर। इफ यू वांटेड टू मेक द पेमेंट, आई विल सी यू आर सीरियस and you will going to just 99 rupees अब join कर लो, और which is a refundable. The moment you will going to discuss with us, we will going to pay you back this amount. ठीक है, those were diamond member, you can also ping to me. Get to see you guys. Let me thank you Seosi. आपको you can also thanks her for her beautiful session. Any, I hope you Thank have you learned all. a lot.